तो आज आपका टेस्ट है, आपने टेस्ट की तैयारी आपकी अच्छी होगी ऐसा मैं समझता हूँ। और अगर आपको जो डाउट्स हैं टेस्ट के लिए या टेस्ट के बाद में हम उसको डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तो मैं आप सभी के साथ अपना नंबर शेयर कर रहा हूँ चैट में। यू कैन सेंड मी योर डाउट आफ्टर टेस्ट एंड सो दैट डिस्कस टेस्ट इन आवर नेक्स्ट क्लास। हम अपनी नेक्स्ट क्लास में उस टेस्ट को डिस्कस कर लें। तो मैं अपना सभी के साथ शेयर करूँ। यस, आप सभी मुझे इस नंबर पे जो है अपने क्वेश्चंस या क्वेरीज भेज सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में मैं उन सभी क्वेरीज को अपनी हम क्लास में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि आपने कैसा परफॉर्म किया है। डिस्कस योर परफॉर्मेंस एंड डाउट्स, राइट। सो आप सभी को मेरे ख्याल से नंबर मिल गया होगा। नोट इट डाउन प्लीज। तो हम अपना नया चैप्टर शुरू करते हैं, सेंटर ऑफ मास। सबसे पहले सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन समझ लेते हैं, उसके बाद इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और हम इसको कैसे यूज करते हैं ये सब सीखेंगे। जैसे हमने अपनी पिछली क्लासेस में पढ़ा है या फिजिक्स में अभी तक पढ़ा है कि हम अगर कोई आवाज आ रही है, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। आवाज है। तो सेंटर ऑफ मास आपने अपनी पिछली क्लास में पढ़ा है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हम लेते हैं, वेलोसिटी लेते हैं, उसकी पोजीशन लेते हैं या हम कोई भी लॉज ऑफ मोशन लगाते हैं तो हम उसकी पोजीशन को एक पॉइंट पोजीशन मान के चलते हैं और पार्टिकल को एज अ पॉइंट कंसीडर करते हैं। लेकिन रियल लाइफ में कोई भी पार्टिकल या कोई भी ऑब्जेक्ट पॉइंट साइज का नहीं होता और ना ही उसकी पोजीशन हम किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे उसकी पोजीशन ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये एक बॉडी है जो एक काफी सारे स्पेस में ये फैली हुई है। लेट अस से दिस बॉडी इज कंप्राइज्ड ऑफ many fine particles like M1, M2, M3 and M4 और जिनकी पोजीशन जो है R1, R2, R3, R4 रेस्पेक्टिव पोजीशन की ये है। तो हम इस बॉडी की कोई स्पेसिफिक पोजीशन या कोई पॉइंट पोजीशन हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। तो हमने इस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए एक कंसेप्ट डेवलप की, सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास हम किसी बॉडी का इस तरह डिफाइन करते हैं कि इफ any object is comprised of many fine particles like M1, M2, M3 and M4 and each fine particle has different position vector R1, R2, R3 and R4, so their center position of their center of mass would be defined as position vector of center of mass would be defined as M1 into R1 mass into position vector of first particle plus M2 into R2 mass and position vector of second particle plus M3M into R3 mass and position vector of third particle। और जितने पार्टिकल बॉडी के अंदर हैं उन सभी पार्टिकल को उनकी रिस्पेक्टिव पोजीशन से मल्टीप्लाई करके हम सबका एडिशन कर लेते हैं और फिर डिवाइड कर देते हैं टोटल मास ऑफ द ऑब्जेक्ट से, which would be equals to M1 plus M2 plus M3 plus M4। सभी पार्टिकल्स का मास ऐड कर लेंगे तो नीचे आ जाएगा ऑब्जेक्ट का मास। तो ये जो हमारे पास वेक्टर की पोजीशन आएगी हम इसको कहते हैं RCOM, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो ये हमारी सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन है अगर हमारा ऑब्जेक्ट डिस्क्रीट पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है जिनके मास M1, M2, M3 है और पोजीशन R1, R2, R3 है। अगर आप सभी को ये डेफिनेशन समझ आई है सेंटर ऑफ मास की तो चैट बॉक्स में यस लिखे हुए आंसर करें और अगर नहीं समझ आई है तो अपना स्पेसिफिक क्वेश्चन मुझसे पूछें, आस्क मी स्पेसिफिकली कि आपको क्या समझ नहीं आया। तन्मय हैज आंसर्ड, हार्दिक, नितेश, फाइन, वेरी गुड।
सब I am taking it as yes from all of you because none of you has answered me otherwise. Great, very good. Let us move forward. अब यहाँ पर जो इसको थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं. सेंटर ऑफ मास की पोजीशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि सिग्मा एम आर डिवाइडेड बाई मास ऑफ द ऑब्जेक्ट. सिग्मा एम आर मीन्स m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3. जितने भी मास इनटू पोजीशन हमारे पास क्वांटिटी आई है उन सभी को एडिशन कर लिया तो उनको कंबाइन करके मैंने सिग्मा एम आर लिख दिया डिवाइडेड बाई m. यहाँ पर एक चीज ध्यान से देखें, जो वेक्टर r1 r2 r3 है मैं उनको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि वेक्टर r1 जो है वो x1 प्लस y1 प्लस z1 पॉइंट पर होगा. x हमारा i डायरेक्शन में कंपोनेंट है, y हमारा j डायरेक्शन में और z हमारा k डायरेक्शन में कंपोनेंट. सिमिलरली r2 और r3 को भी मैं इनके कंपोनेंट फॉर्म में लिख सकता हूँ जैसा कि मैंने यहाँ लिखा. तो ये जो हमारे पास पोजीशन वेक्टर है सेंटर ऑफ मास का, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ लाइक दिस. सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन वेक्टर है दैट वुड बी इक्वल्स टू x component of center of mass, y component of center of mass, z component of center of mass. Or this vector can be represented as x cum into y cum into j, and z cum into k. This is the position vector of center of mass and can be written down as m1 into r1. यहाँ पर मैंने r1 लिख दिया है x1i, y1j, z1k. Similarly m2 plus x2i, y2j plus z2k. और नीचे हम मैंने टोटल मास से डिवाइड कर दिया. तो मैंने ये जो हमारे पास सेंटर ऑफ मास का वेक्टर था इसको मैंने कंपोनेंट फॉर्म में लिख दिया, जिसकी वजह से मेरे पास एक खास रिजल्ट आता है. और वो खास रिजल्ट क्या है ध्यान से समझेंगे इसको. जो x पोजीशन है सेंटर ऑफ मास की i डायरेक्शन में वुड बी द सम ऑफ ऑल x पोजीशंस मल्टीप्लाइड बाय देयर रेस्पेक्टिव मास. तो जितनी भी x पोजीशन होंगी रेस्पेक्टिव मास के साथ में उनका समीशन करके और टोटल मास से मैं जब डिवाइड करूंगा तो मेरे पास सेंटर ऑफ मास की x पोजीशन आएगी, जो कि कुछ इस तरह होगी m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 एंड सो ऑन. i को हम कॉमन ले लेंगे, डिवाइड कर देंगे m1 प्लस m2 प्लस m3 एंड सो ऑन. तो सेंटर ऑफ मास का जो x कंपोनेंट है वो मैं अलग अलग पार्टिकल के x कंपोनेंट से इस तरह फाइंड कर सकता हूं जैसे मैंने कंप्लीट सेंटर ऑफ मास का कंप्लीट पोजीशन वेक्टर फाइंड किया. यहाँ पर x कंपोनेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास है तो m1 into x1, m2 into x2, m2 into r3 है. जैसे कि यहाँ पर पोजीशन वेक्टर था तो यहाँ m इंटू पोजिशन वेक्टर था, m2 इंटू पोजिशन वेक्टर था. अब मैंने केवल x कंपोनेंट फाइंड किया है तो यहाँ पर मैंने केवल x कंपोनेंट लिखा है. तो सेंटर ऑफ मास का अगर मुझे x कंपोनेंट फाइंड करना है तो आई विल डू द सेम कैलकुलेशन विद x कंपोनेंट ऑफ एवरी पार्टिकल. सिमिलरली अगर मुझे y कंपोनेंट फाइंड करना है सेंटर ऑफ मास का तो आई विल डू द सेम कैलकुलेशंस विद y पोजीशन ऑफ एवरी पार्टिकल. और z कंपोनेंट फाइंड करना है तो आई विल डू द सेम कैलकुलेशन विद z कंपोनेंट ऑफ एवरी पार्टिकल. तो यहाँ मैंने जो सेंटर ऑफ मास है उसके x, y और z दोनों तीनों अलग अलग कंपोनेंट को मैंने फाइंड कर लिया है. सेम ऑपरेशन परफॉर्म किया है लेकिन अलग अलग कंपोनेंट को परफॉर्म किया. तो z कंपोनेंट आ गया है m1 z1 प्लस m2 z2 z2 प्लस m3 z3 एंड सो ऑन. बाकी सभी को मैं ऐड कर लूंगा. m1 प्लस डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3. कंप्राइज फॉर्म में ऐसे लिख सकता हूँ सेंटर ऑफ मास का x कंपोनेंट सिग्मा mx डिवाइडेड बाई मास ऑफ द ऑब्जेक्ट. y कंपोनेंट वुड बी इक्वल्स टू सिग्मा my डिवाइडेड बाई मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड z कंपोनेंट वुड बी इक्वल्स टू सिग्मा mz डिवाइडेड बाई मास ऑफ द ऑब्जेक्ट. अगर आपको यहाँ तक ये बिल्कुल समझ आया है तो आंसर मी इन चैट एज यस सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड. और अगर कहीं कोई डाउट है तो अपने डाउट को स्पेसिफिकली पूछ लीजिए. पूजा इज आंसर्ड, अमरजीत, स्नेहे, नीतीश, ध्रुवी, दुर्गा,
has answered yes. Ankit, with all of you has answered yes. Fine. So I am taking it yes from all of you because none of you has answered me otherwise. Right. So अब हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं. क्वेश्चन इज दिस. पोजीशन वेक्टर ऑफ 3 पॉइंट मासेस. 3 पॉइंट मासेस है हमारे पास. m1 1 kg, दूसरा पॉइंट मास है m2 3 kg, तीसरा पॉइंट मास है m3 2 kg. r r1 I plus j plus k, that is the position vector of m1, and r2 4I plus 2j plus k, that is the position vector of m2, and r3, sorry, this is r3, this is not r2, it is r3. r3 is 2I plus j minus k, this is the position vector of m3 respectively. Find out the x, y and z coordinates of the center of mass of all the 3 particles. x, y and z coordinate भी आपको find करना है. z मिस हो गया यहाँ पर, but you have to find out z coordinate also. तो आपको x, y और z coordinate find करना है center of mass का, जबकि उनके मास 1, 3 and 2 kg है. पोजीशन वेक्टर जो आपकी स्क्रीन पर है r1, r2 and r3. जल्दी से आप फाइंड करें और सोल्व करके मुझे x और y कंपोनेंट चैट बॉक्स में लिख के बताएं, so that मुझे पता चले कि आप क्वेश्चन कर रहे हैं और यू आर एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. और किसी को अगर क्वेश्चन समझ नहीं आया है तो प्लीज आस्क मी अगेन so that I can explain it. Pooja has answered me as okay. Let us find out कि अगर पूजा का आंसर सही है. पूजा ने मुझे आंसर दिया है. Pooja rectified has answered. Riddhi, Sneha Patel has answered me. Vaishnavi has also answered. Okay, many of you are trying. Let me have answer from others also. Okay, Vikram has answered. Sneh, Drishti, Vikram. Amarjeet has also answered. Okay. Ujjwal Sharma has also answered. Okay. Let me see कि आप में से किन किन लोगों का आंसर सही है. Let me show the answer. Okay, Durga. Yes, these are the answers. X would be equals to 17 by 6, y equals to 3 by 2, and z equals to 1 by 3. Many of you have given the right answer. Okay. Many of you have given the right answer.
तो आई थिंक ये आप सभी को समझ आ गया है कि हमें ये फॉर्मूला कैसे यूज करना है। तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन अब मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। एंड इफ यू एनी वन ऑफ यू हैव एनी डाउट तो वो चैट बॉक्स में अभी पूछ सकता है, अदरवाइज वी आर मूविंग फॉरवर्ड। तो हम आगे चलते हैं। अगर ये सोल्यूशन आप सभी को समझ आ गया, मेरे ख्याल से आप सभी ने सोल्व कर ही है, तो हम आगे चलते हैं। वेरी गुड, स्नेह पटेल, हार्दिक, दुर्गा, अमरजीत, दृष्टि, ऑल यू हैव द ओके फाइन, क्वेश्चन इज क्लियर। फॉर अ कंटिन्यूअस बॉडी, ये तो हमने एक डिस्क्रीट बॉडी का लिया। तो अगर हमारे पास कोई कंटिन्यूअस बॉडी है, बिकॉज कंटिन्यूअस बॉडी ऐसा होता है जिसमें कोई पार्टिकल्स नहीं होते, उसमें मास जो है कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। तो अगर हमें किसी कंटिन्यूअस बॉडी का सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है, तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ dm इंटू आर डिवाइडेड बाई मास ऑफ द बॉडी। अब इस फॉर्मूले को थोड़ा समझ लेते हैं ध्यान से। अगर कोई भी कंटिन्यूअस बॉडी हमारे पास है, तो क्योंकि उसमें डिफरेंट पार्टिकल नहीं होते हैं स्मॉल साइजेस के, तो हमने क्या किया, हमने एक बहुत छोटा सा इनफाइनाइटली स्मॉल मास उस ऑब्जेक्ट का ले लिया जो कि था dm, और dm को उसके जो पोजीशन वेक्टर था r से मल्टीप्लाई कर दी। तो इस तरह के बहुत सारे dm इंटू आर हमें मिलेंगे जो कि पूरी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। तो जब उन सभी dm इंटू आर जो अलग अलग मेरे पास आए हैं इनफाइनाइट नंबर के, उनको जब मैं सबको ऐड करूंगा तो दैट वुड बिकम इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन जिन बच्चों को आता है उनको ये अच्छे समझ आ गया होगा, लेकिन जो बच्चे इंटीग्रेशन से ज्यादा परिचित नहीं है तो उनको थोड़ा मैं बता देता हूँ। इंटीग्रेशन का मतलब है छोटे छोटे पार्टिकल्स को या छोटी छोटी क्वांटिटीज को ऐड करना। तो जो समेशन होता है, जैसे सिग्मा हमने डिस्क्रीट पार्टिकल्स के लिए किया था, कंटिन्यूअस पार्टिकल्स के लिए उसी सिग्मा को हम इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर देते। तो dm इंटू आर बहुत सारे आए हमारे पास, उन सबको मैंने ऐड कर दिया, दैट वुड बिकम इंटीग्रेशन ऑफ dm आर एंड डिवाइडेड बाय द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। उसको ऑब्जेक्ट के मास से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पर मेरे पास पोजीशन वेक्टर आ गया सेंटर ऑफ मास। इसी पोजीशन वेक्टर को डिफरेंट एक्सिस में रिजोल्यूट करके मैं ऐसे लिख सकता हूं जैसे मैंने डिस्क्रीट पार्टिकल्स में किया था। सेंटर ऑफ मास का जो x कंपोनेंट है x com, दैट वुड बी इक्वल्स टू 1/m इंटीग्रेशन ऑफ dm इंटू एक्स। यहाँ पर r की जगह मैंने r का x कंपोनेंट ले लिया है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ com x component of center of mass, that would be 1/m integration x dm. Similarly, y component of mass को मैं लिख सकता हूँ 1/m integration of y dm, और इसी तरह z component of mass को मैं लिख सकता हूँ 1/m z dm। तो अगर ये आप सभी को समझ आ गया है तो आप मुझे चैट बॉक्स में यस लिखकर आंसर करें, तो दैट मुझे पता चले कि आप सभी को ये समझ आ कि कैसे हमने। अमरजीत है आंसर, राज आर्यन आंसर, तन्मय आंसर, पूजा, वैष्णवी। और अगर किसी को समझ नहीं आए, रविंद्र शर्मा, दृष्टि, विधि, वाई डीएमएस रिप्लेस बाय एक्स, वाई डीएम is replaced by x. नहीं, ये x सी होना। This is the x component of center of mass 1/m x dm, and this is a y component y dm and z component z dm. x component को दो बार मैंने लिखा है, ध्यान से देखें, ये dm into x है, फिर इसको मैंने x into dm करके लिखा। तो मुझे लगता है ये आपको समझ आ गया। आगे चलें। ठीक है, आई एम टेकिंग इट एज yes from all of you because none of you has answered me otherwise. आप देखिए थे क्वेश्चन लेते हैं छोटा सा, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ यूनिफॉर्म रोड। ये एक एग्जांपल, एक क्वेश्चन है कि हमारे पास एक L लेंथ की रोड है
जिसका की मास है m। अब इस l लेंथ की रोड का जो सेंटर ऑफ मास है हम अपने इंटीग्रेशन मेथड से फाइंड करेंगे। तो एक बार एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद हम एक अपना कोई नया क्वेश्चन करेंगे। तो एग्जांपल हमें कह रहा है कि हमारे पास ये रोड है l लेंथ की, इसका हमें सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है, यूनिफॉर्म रोड है। तो हम यहाँ पे कोई dm मास का बहुत छोटा सा पॉइंट लेते हैं और जिसकी जो विड्थ है वो dx है, बहुत छोटी, और जो कि रोड के एक एंड से x डिस्टेंस पर। तो अब ये जो dm है, तो अगर मुझे सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है तो फॉर्मूला में लगाऊंगा x कंपोनेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास 1/m, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू l तक, क्योंकि x की वैल्यू 0 से l तक चेंज होती है, तो लिमिट ले ली मैंने x dm। अब यहाँ पर जो x dm है इसको मुझे लाना है x की टर्म में, पहले तो मैं इंटीग्रेट कर पाऊंगा, क्योंकि dm को x को तो dm के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर नहीं पाऊंगा डायरेक्टली। तो dm को मुझे dx की टर्म्स में लाना है। कैसे लाऊंगा, ध्यान से समझेंगे। मास पर यूनिट लेंथ ऑफ दिस रोड इज इक्वल्स टू m बाई l। मास से उसकी लेंथ को डिवाइड कर देंगे तो मास पर यूनिट लेंथ आ जाए। अब ये जो स्मॉल विड्थ है dx, इस स्मॉल विड्थ का जो मास होगा दैट वुड बी इक्वल टू dx इनटू लीनियर मास डेंसिटी। तो मास ऑफ वेरी स्मॉल लेंथ dx होगा हमारे पास m बाई l इंटू dx। ये हमारे पास लीनियर मास डेंसिटी है और ये विड्थ है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस विड्थ का मेरे पास मास है, जो कि किसके बराबर होगा, dm के बराबर, जो इनफाइनाइटली स्मॉल मास है। तो dm मास जो है दैट वुड बी इक्वल टू m बाई l इंटू dx। तो जो dm है ये x डिस्टेंस पर है, जो कि x हमारी आर्बिट्रेरी डिस्टेंस है। तो यहाँ पर जो एक्सप्रेशन है मेरा इंटीग्रेशन का सेंटर ऑफ मास फाइंड करने का, दैट वुड बिकम इक्वल एज 1/m x इक्वल टू 0 से l तक, लिमिट लेंगे हम x इंटू dm की जगह मैंने लिख दिया m बाई l इंटू dx। राइट, आगे देखते हैं आगे हमने इसको कैसे किया। m अपॉन l दोनों ही हमारे कांस्टेंट हैं, तो इंटीग्रेशन से बाहर ले लेंगे, तो 1/m इंटू m बाई l, और जो x है इंटीग्रेशन ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू x होता है x स्क्वायर बाई 2। आप सभी को इंटीग्रेशन के फॉर्मूले से पता होगा, 0 टू l लिमिट रखेंगे, तो जब 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा पूरा एक्सप्रेशन, और लिमिट l रखेंगे तो एक्सप्रेशन हो जाएगा m डिवाइडेड बाई ml मल्टीप्लाइड बाई l स्क्वायर बाई 2। x की जगह l रख दूंगा तो l स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, जो कि मेरे पास m से m कैंसल आउट हो गया, l से एक l स्क्वायर कैंसल आउट हो गया, और COM ऑफ x कंपोनेंट ऑफ COM आ गया मेरे पास l बाई 2, जो कि मुझे कॉमन सेंस से पता चलता है कि अगर कोई यूनिफॉर्म लेंथ की रोड होगी तो उसका जो सेंटर ऑफ मास होगा उसके बिल्कुल बीच में होगा। सेंटर ऑफ मास किसी भी ऑब्जेक्ट का ऐसा पॉइंट होता है जिस पॉइंट के चारों तरफ जो मास है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। अगर कोई भी लाइन या कोई भी वेट मैं सेंटर ऑफ मास से होती हुई किसी बॉडी के ऊपर डालूं तो उस लाइन पर दोनों तरफ इक्वल मास डिस्ट्रीब्यूशन आएगा बॉडी का सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो सेंटर ऑफ मास हमेशा बॉडी के मास का सेंटर होता है। अगर ये एग्जाम्पल आप सभी को अच्छे से समझ आया है, आंसर मी इन चैट एज यस सो दैट वी कैन मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। V, Durga, Snehi has answered as yes. Riddhi also has answered. Krishti, Hardik, Govind, Aditi, Sneha, Tanmay. I am waiting from others also because I think we have 30 students today. तो मैं बाकी के आंसर का भी वेट कर रहा हूँ। पूजा, राजार्यन, सौरभ has also answered as yes. Ujjwal, Harsh,
अंकित, वैष्णवी, ओके, many of you has answered as yes. तो मुझे लगता है आप सभी को समझ आ गया होगा, क्योंकि किसने भी कोई दूसरा आंसर नहीं दिया है। तो आई एम टेकिंग इट एज यस फ्रॉम ऑल ऑफ यू। लेट अस मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये। अब की बार जो है हमारे पास यूनिफॉर्म रोड नहीं है। A road of length L is kept along x-axis with its one end at origin. एक एंड उसका ओरिजिन पर है और एक्स एक्सिस के अलोंग वो रोड रखी हुई है जिसकी लेंथ एल है। लेकिन अब जो इसकी लीनियर मास डेंसिटी है, लीनियर मास डेंसिटी मतलब मास पर यूनिट लेंथ, ध्यान से समझना बेटा। एक डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, यहां पर मैंने लिखा लीनियर मास डेंसिटी। लीनियर मास डेंसिटी का मतलब होता है मास पर यूनिट लेंथ। तो मास पर यूनिट लेंथ जो है उसकी चेंज हो रही है एक्स के साथ साथ। जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है तो जो लीनियर मास डेंसिटी है लैम्डा, दैट इज इक्वल्स टू ए इंटू एक्स। मतलब एक्स के साथ साथ लीनियर मास डेंसिटी भी बढ़ती जा रही है। वेयर ए इज अ पॉजिटिव इंटीजर, ए हमारा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द रोड। आपको रोड के सेंटर ऑफ मास की पोजीशन फाइंड करनी है, जबकि लीनियर मास डेंसिटी हमारी AX। तो क्वेश्चन अगर आप सभी को समझ आ गया है तो सोल्व करना शुरू करें एंड शेयर योर आंसर विद मी इन चैट। और अपने आंसर को मेरे साथ चैट में शेयर करें सो दैट मुझे पता चले कि आप क्वेश्चन कर रहे हैं और आपको समझ आ रहा है। और अगर किसी को क्वेश्चन समझ नहीं आया है तो आस्क मी अगेन सो दैट आई कैन एक्सप्लेन इट यू अगेन। और समझ आ गया तो आप सभी इसको सोल्व करना शुरू करें। Explain it again. Okay, let me explain it to you again. हमारे पास एक रोड है ये, ठीक है। ये रोड हमारे पास L लेंथ की है। एक एंड इसका ओरिजिन पर है और दूसरा एंड इसका x इक्वल टू L पर है। अब यहाँ पर इसकी जो लीनियर मास डेंसिटी है, मास पर यूनिट लेंथ, वो चेंज होती जा रही है। मतलब यहाँ पर डेंसिटी बहुत कम है, यहाँ पर ज्यादा है, यहाँ पर ज्यादा है, और यहाँ पर जो डेंसिटी है वो A इंटू एल है, क्योंकि डेंसिटी इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू ए एक्स। तो जहां पर x है वहां पर डेंसिटी होगी AX, जहां पर A हमारा पॉजिटिव है। तो इस केस में आपको डेफिनेटली जो सेंटर ऑफ मास होगा वो इसके मिड में नहीं होगा, क्योंकि एक तरफ से रोड हल्की है एक तरफ से भारी है। तो जहां पर भी होगा वो आपको पॉइंट फाइंड करना है कि कहां पर सेंटर ऑफ मास इस रोड का है। लेट मी, और मुझे इस बीच में आंसर मिले हैं। पूजा हैज आंसर्ड मी dm equals to ax into h. What is h? Because h is not should not be in the calculation. Raj Aryan has answered me. Saurav, okay. dm, yeah, dm that would not be ax. dm would be different. Saurav, please check your answer again. Aditi Bhandari has given me answer. M would not be in the answer. So Aditi, please also check your answer. See,
I have no, Pooja, recheck your answer because I have not given M. Mass of the road is not given here. You have to calculate it. Tanmay has given me answer. Tanmay, I think you have answers. What are A and B? Because I don't have given B. Constant, I think you have copied this answer from somewhere because constant B is not there. That there was a question in which there was a constant B, but I didn't give it to you. Ankit, please recheck your answer. There would be some mistake. X by 6. Ujjwal Sharma has given the answer because X is a variable, so that would not be an answer. Answer would have L in terms of L because X हमारा क्या है variable है. All of you are doing good. Let us try a little bit more. थोड़ा सा और कोशिश करोगे तो समझ आ जाएगा. L square by 3. L Ankit has also answered. थोड़ी सी मिस्टेक है बस, थोड़ा सा और थोड़ा ट्राई करो, थोड़ा सा और देखो, कोशिश करो. सबसे पहले इसमें आपको डीएम फाइंड करना है और इस रोड का पूरा मास फाइंड करना है, क्योंकि रोड का मास फाइंड किए बिना हमारा क्वेश्चन होगा नहीं, क्योंकि मास गिवन नहीं है, केवल डेंसिटी गिवन है. तो उस केस में हमें रोड का मास भी फाइंड करना है और फिर हमें अपना फॉर्मूला यूज कर लेंगे. दो चीजें फाइंड करनी है, डीएम की वैल्यू फाइंड करनी है और मास फाइंड करना है. उसके बाद ही हम अपना फॉर्मूला यूज कर पाएंगे. हिंट है आप लोगों के लिए. तो आपका पहले तो टोटल मास करेक्ट आना चाहिए, टोटल मास ऑफ द रोड. और अगर टोटल मास ऑफ द रोड करेक्ट आ जाता है उसके बाद आपका डीएम भी करेक्ट आना चाहिए और फिर डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, आंसर एकदम से आ जाए. हिंट है, ट्राई इट अगेन. एक बार और ट्राई करो. गिव इट अ ट्राई फॉर वन मोर टाइम. आई एम वेटिंग. Vijay Rajput, please again recheck your answer. One of you have given the right answer. Let me. Yes, Raj Aryan has given me the right answer till now. Very good of you, Raj Aryan. Okay, let me explain it to you. सी, आप सभी अच्छी कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा कुछ ना कुछ मिस्टेक हुआ होगा, देख लेते हैं. सबसे पहले हमें फाइंड करना है मास ऑफ द रोड. स्नेह पटेल, प्लीज रीचेक योर आंसर. अभी देख लेते हैं हमारा आंसर, अभी देख लेते हैं क्या. तो रोड का जो मास हम फाइंड करेंगे, ध्यान से समझना बेटा. मैंने क्या लिया, मैंने डीएम मास का एक ऑब्जेक्ट लिया जिसकी की विड्थ है dx, बहुत छोटी सी विड्थ है, तो उसका बहुत छोटा सा मास भी होगा dm. और ये विड्थ जो है, जो dm है, ये रोड के एंड से लेटर से x डिस्टेंस पर, तो dm की वैल्यू होगी दैट वुड बी इक्वल्स टू लैम्डा dx. लैम्डा जो है हमारी लीनियर मास डेंसिटी है और dx हमारी विड्थ है, तो dm होगा हमारा लैम्डा dx. राइट. अब जो मास है, जितने भी डीएम होंगे यहाँ से रोड के
शुरू से लेके एंड तक जितने भी डीएम होंगे उन सबको अगर मैं ऐड कर देता हूं डायरेक्टली, तो मेरे पास मास ऑफ द रोड आ जाएगा। तो मास ऑफ द रोड का फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना है, केवल डीएम को इंटीग्रेट कर देना है, जीरो से x इक्वल टू जीरो से लेके x इक्वल टू एल। तो जब मैं डीएम को इंटीग्रेट करूंगा x इक्वल टू जीरो से लेके x इक्वल टू एल तक, तो ये आ जाएगा 0 टू एल लैम्डा dx, क्योंकि डीएम की वैल्यू कितनी है, लैम्डा, और लैम्डा की वैल्यू है a इंटू एक्स, जो कि हमने पहले गिवन है क्वेश्चन में। तो यहाँ पर 0 टू एल ए एक्स डी एक्स को जब मैं कैलकुलेट करूंगा, आ जाता है a हमारा कॉन्स्टेंट है, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू, 0 टू एल, तो जो मास ऑफ द रोड है वो मेरे पास आ जाता है, एल को रिप्लेस कर दूंगा ए एल स्क्वायर बाई टू। दिस इज द मास ऑफ रोड। तो हमें मास फाइंड करना था और डीएम फाइंड करना था, दोनों ही हमने फाइंड कर लिए। अपना फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, x component of center of mass would be equals to 1 upon m 0 to L x dm, 1 upon m 0 to L x dm की वैल्यू लिख देते हैं ax dx, कैलकुलेट करेंगे 1 upon m 0 to L ax स्क्वायर dx। x स्क्वायर की जो इंटीग्रेशन है आ जाता है x क्यूब बाई 3, 1 अपॉन m की वैल्यू लिख देते हैं 2 अपॉन एल स्क्वायर, क्योंकि m था हमारा एल स्क्वायर बाई 2, तो 1 अपॉन m हो जाता है 2 अपॉन ए एल स्क्वायर, मल्टीप्लाइड बाई ए कॉमन है, x क्यूब बाई 3 जीरो से लेके एल, जीरो पुट करेंगे तो पूरा एक्सप्रेशन जीरो हो जाएगा, एल रखेंगे तो एक्सप्रेशन रहेगा 2 ए एल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई ए इंटू एल क्यूब बाई 3, एल स्क्वायर से हमारा एल क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, एल बचेगा, और ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो हमारे पास वैल्यू आएगी एक्स कंपोनेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास की, वो आएगी 2l/3। समझ आ गए? अगर आप सभी को ये समझ आया है, आंसर में चैट एज यस, और अगर समझ नहीं आया तो आप स्पेसिफिकली मुझसे पूछ सकते हैं कि क्या चीज आपको समझ नहीं है। अंकित हैज आंसर्ड मी, स्नेही हैज आंसर्ड मी, ध्रुवी हैज आंसर्ड मी, अमरजीत also answered. I am waiting from others too. सभी आंसर करें यस, so that मुझे पता चले आप सभी को समझ आए। दुर्गा, पायल, गोविंद, हर्ष also answered. पूजा has also answered. रिधि, वैष्णवी, अदिति, ध्रुवी, तन्मय has also answered. Okay, fine. I am taking Ujjwal Sharma has also answered. I am taking it as yes from all. तो यहां तक हमने देख लिया है कि हम सेंटर ऑफ मास को कैसे फाइंड कर सकते हैं। विक्रम has also answered as yes. आगे चल देते हैं। एक क्वेश्चन हमारे पास, अब एक जो टेक्निक है थोड़ा सा उसको डिस्कस करेंगे, फिर हम क्लास को फिर ऑफ करेंगे। क्लास को ऑफ करने से पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। यहां तो हमने देखा कि सिंगल बॉडी का सेंटर ऑफ मास हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। सिंगल बॉडी का सेंटर ऑफ मास फाइंड करने में हमने आसानी से इसको फाइंड कर लिया। अब अगर हमारे पास सिंगल बॉडी नहीं है बट वी हैव मल्टीपल बॉडीज, जैसे सपोज करो एक m1 मास की बॉडी है, एक m2 मास की बॉडी है, एक m3 मास की बॉडी, तो अगर ये तीन बॉडी का हमारा कोई सिस्टम है, तो हम इन तीन बॉडी का कंबाइंड या तीन से ज्यादा या कितनी बॉडी का कंबाइंड सेंटर ऑफ मास कैसे फाइंड कर सकते हैं, उसको एक बार जरा ध्यान से समझ लो। उसको फाइंड करने का तरीका ये है कि सबसे पहले इन तीनों बॉडीज का अलग अलग सेंटर ऑफ मास फाइंड कर लेते हैं। अगर हमें तीनों बॉडीज का अलग अलग सेंटर ऑफ मास पता है, लेट अस से यहाँ पर जो m1 मास की बॉडी है उसका सेंटर ऑफ मास r1 है, फिर m2 मास की बॉडी का सेंटर ऑफ मास r2 है, फिर m3 मास की बॉडी का सेंटर ऑफ मास r3 है, लेट अस से। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें इन तीनों बॉडी का कंबाइंड सेंटर ऑफ मास चाहिए, तो उस को फाइंड करने के लिए हम इन तीनों बॉडीज को
एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर कर सकते हैं जो कि अपने खुद के सेंटर ऑफ मास पर रखे हुए हैं। तो हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि जो m1 बॉडी की जगह एक m1 मास का पॉइंट ऑब्जेक्ट है जो m1 बॉडी के सेंटर ऑफ मास पे रखा है, और m2 बॉडी की जगह एक m2 मास का पॉइंट ऑब्जेक्ट m2 के सेंटर ऑफ मास पे रखा हुआ है। इसी तरह एक m3 मास का पॉइंट ऑब्जेक्ट r3 पर रखा हुआ है। इस तरह से कंसिडर करके अगर हम इन तीनों पॉइंट मासेस का सेंटर ऑफ मास फाइंड करें, जो कि आएगा m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। अगर इस तरह से हम करें तो ये जो मेरे पास पोजीशन वेक्टर आया है, दिस पोजीशन वेक्टर वुड बी द सेंटर ऑफ मास ऑल थ्री बॉडीज। तो अलग अलग बॉडीज का सेंटर ऑफ मास फाइंड करने के लिए हम ये टेक्निक यूज करते हैं कि उन बॉडीज को मान लेते हैं कि वो अपने सेंटर ऑफ मास पर ही सेंटर्ड है, वो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है और अपने सेंटर ऑफ मास पर रखे हुए हैं। इस तरह से मान करके हम उन सभी पॉइंट्स का या उन सभी बॉडीज का सेंटर ऑफ मास फाइंड कर लेते हैं। तो ये हमारा उसका सेंटर ऑफ मास आ जाता है। समझ आ गया? अगर ये पॉइंट आपको समझ आया, आंसर मी इन चैट एज यस, सो दैट मैं आई एम वेटिंग फ्रॉम यस फ्रॉम ऑल ऑफ यू। विक्रम, ध्रुवी, उज्जवल, अंकित has answered me as yes. Pooja has also answered me. Vidhi, Aditi, Rajaryan, Sneha, Vaishnavi has also answered me as yes. I am waiting from others too. Govind also answered me as yes. Fire has also answered me as yes. Tanmay, Saurabh, ओके, ध्रुवी हैज आल्सो आंसर्ड मी यस। तो मैं समझता हूँ आप सभी को अच्छे से समझ आ गया हो। तो आज ये हम इस क्लास को यहीं पर ऑफ करेंगे। ऑफ करने से पहले मैंने आज आपके साथ अपना फ़ोन नंबर शेयर किया है, तो आपसे भी चैट में शेयर किया है। तो मैं उसको उस फ़ोन नंबर पे आप मुझे मैसेज भेज सकते हैं, अपने डाउट भेज सकते हैं। तो जैसे आज अपना टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे तो टेस्ट से रिलेटेड जो भी क्वेरीज होंगी, कुछ क्वेश्चंस होंगे जो कि हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर सकें, वो आप मुझे मैसेज के थ्रू भेज दीजिएगा। तो मैं मटेरियल बनाऊंगा नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने के लिए। और अगर आपने टाइम से मुझे नहीं भेजा, लेट हो गए, तो फिर वो मैं नहीं बना पाऊंगा। तो फिर मैं सेंटर ऑफ मास की क्लास को मैं आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है? Okay, I am sending my number again. In chat. This is my number. Some of you has asked me for this one more time. तो note it down. आप मुझे इस पर अपने जो है डाउट भेज सकते हैं। डाउट या मैसेज भेजने में जब जैसे लिखें, आप ये जरूर लिखें आप किस बैच से हैं और कहाँ से हैं, तो सो दैट मुझे पता चले कि आप इस क्लास के बच्चे हैं और इस क्लास के बच्चों का ये डाउट है। तो स्पेसिफिकली अपना नाम और बैच जरूर लिखें और टाइम से मुझे डाउट भेज दें, सो दैट मैं नेक्स्ट क्लास कल के लिए क्लास को प्रिपेयर कर सकूं आपके डाउट के लिए। और अगर लेट हो जाते हो आप, टाइम से मेरे पास डाउट आते नहीं है, तो फिर मैं सेंटर ऑफ मास को ही आगे बढ़ाऊंगा क्लास में। ठीक है? तो अगर आप सभी को आज की क्लास में सब कुछ समझ आया है तो मुझे आंसर करें यस, सो दैट आई कैन ऑफ दिस क्लास। उज्जवल शर्मा, दिव्य, गोविंद, पूजा, अंकित, अमरजीत all answered me yes. You're welcome, Rajaryan. Thank you very much. Fine. I am okay. I am taking it yes from all of you. Saurabh, Riddhi has also answered me as yes. Ankit, thank you. You're welcome, all of you. You are आप सभी बहुत अच्छे बच्चे हैं, पढ़ने में ध्यान लगा रहे हैं। तो let me I am leaving the class. Okay. Goodbye.
यू वेलकम।